अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मौलाना फजलुर रहमान का मार्च जारी है, इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। रात को उन्होंने इंटीरियर सिंध में क़याम किया, सखर में रुके, उसके बाद काफिला फिर रवा दवा हुआ, इस्लामाबाद की तरफ वो जा रहे हैं। हुकूमत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। वज़ीर आज़म ने आज तकरीब से खिताब करते हुए आज़ादी मार्च पर तनकीद की, अपोजिशन पर तनकीद की और आज़ादी मार्च को ब्लैकमेलिंग करार दिया। साथ ही वाज़ेह किया कि जब तक वो जिंदा है NRO नहीं देंगे। वज़ीर आज़म हाल में NRO दे सकते हैं या नहीं, उस पर तो उन पर तनकीद होती ही है कि ये अदालतों ने करना है, मामला नैब ने करना है या आपने करना है। मगर उन्होंने माजी की भी मिसाल दे दी कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो NRO नवाज शरीफ को दिया था उसकी वजह से मुल्क का हाल बुरा हुआ, और उसके बाद जो दूसरा NRO पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया, माजी में राय कुछ और रही थी। डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान साहिबा, मोहम्मद खुशी वज़ीर आज़म बराए इत्तलात और नशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपका शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहबा, जो मौजूदा NRO इसकी तो बात करते रहते हैं वज़ीर आज़म, मगर उन्होंने एक और NRO की बात कर दी नवाज शरीफ के हवाले से। अब नवाज शरीफ चले गए थे, बेनज़ीर भुट्टो चली गई थी, वाहिद अगर कोई सियासतदान मुल्क में था जो मुशर्रफ के खिलाफ और उस नवाज शरीफ के हक में बात करता था, वो तो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान थे। 2008 तक परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ थे तो नवाज शरीफ का दिफा कर रहे थे, जैसे नवाज शरीफ की पार्टी का कोई रहनुमा वो आज कह रहे हैं कि उसकी वजह से मुल्क तबाह हो गया जो मुशर्रफ ने NRO दिया नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, बेसिकली आप उनका जो आज का खिताब है उसको जिस पे राय में उन्होंने बात की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपके सामने है सारी सूरत हाल के जब भी कोई आप ऐसी सेटलमेंट, पॉलिटिकल डील या कोई ना कोई रिलीफ किसी सियासी शख्सियत को एक्सटेंड करते हैं तो उसकी पर कोई ना कोई कीमत तो इस मुल्क को अदा करनी होती है, क्योंकि वो अदालती निज़ाम, वो आपका तमाम जो नैब का तरीक़ाकार है, आल्दो नैब के अंदर प्री बारगेनिंग की एक शिक मौजूद है। कोई भी शख्स जब इतराफ़ जुर्म कर लेता है और वो अपने इल्ज़ामात के रोशनी में एडजस्टमेंट और डील करता है तो उसके अंदर प्रोविज़न है। लेकिन अल्टीमेटली जब अदालतों के अंदर कोई केसेस चल रहे हों और फिर वो केस पेंडिंग हों और वो मुल्ज़मान जो हैं वो बाहर चले जाएं, तो उस हवाले से कंसर्न तो पूरी कौम का है। और यही इमरान खान साहब की एक जदोजहद रही है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट हो, कानून का यकसा इतलाक़ हो, और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से हट के आप उनकी गुफ्तगू को ना चलाएं, क्योंकि जो आपने उस वक्त उनका इंटरव्यू किया वो उस वक्त 2008 की हालात, सूरत हाल और फिर मियाँ बरादरान के जो हक़ाइक़ सामने आए, एक्सपोज हुए कि क्या बेनिफिट उन्होंने लिए और कौन कौन से केसेस थे जो अल्टीमेटली दोबारा जहाँ आके पाकिस्तान में हदैबिया पेपर मिल समेत उनको रिलीफ मिला, और आगे फिर अब नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, पनामा केस से लेके इमरान खान उनका को नैब तक का जो रोल है, ये इंटरव्यू तो 2008 का है। वज़ीर आज़म इमरान खान को उससे पहले पता था कि क्या हुदैबिया था, क्या मामलात थे। 90 की दहाई में उन्होंने जो सियासत की वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ की। फिर जब मुशर्रफ आए तो उनके रेफरेंडम में मुशर्रफ का साथ दिया और नवाज शरीफ के खिलाफ वही मौक़िफ़ रखा। जब तक वो मुशर्रफ के हामी थे तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के उसी तरह खिलाफ थे। वो तो 2008 में मुशर्रफ के खिलाफ हो गए तो फिर नवाज शरीफ के हामी हो गए। ये डॉक्टर साहब 2002 में जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम के लिए कैंपेन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन करप्ट सियासतदानों को बाहर रखने के लिए इसलिए मैं मुशर्रफ को सपोर्ट कर रहा हूँ, यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को। फिर 6 साल बाद जब वो मुशर्रफ के खिलाफ हो गए तो नवाज शरीफ का दिफा कर रहे थे टॉक शो में बैठ के। देखिए शाज़ेब, पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ जो है एक कंसिस्टेंट और वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कंटिन्यूड नहीं होता। हालात सूरत हाल के मुताबिक ग्राउंड रियलिटीज़ को बेस करते हुए आपकी ओपिनियन बदलती है, और आप हक़ाइक़ जब 2002 का रेफरेंडम आप बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने वहाँ कौन सी ऐसी बात गलत कही है। ये वो उनके जज्बात, एहसासात हैं जो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर ये एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम हो, इस मुल्क के अंदर जो है वो मेरिट हो, इस मुल्क के अंदर आप कम अज़ कम जवाबदेह हों जो ताकतवर शख्सियात हैं, ख़ास तौर पे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं,
तो ये तो उन सब के जज्बात एहसासात की उन्होंने अक्कासी की कि मुशर्रफ ने ये एजेंडा अनाउंस किया और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। आगे वो एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये 2002 से लेके 2008 के तक जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मैंडेट लेके आए, अनाउंस किया कि ये मेरा एजेंडा है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं इस पैराए में इस मुल्क के अंदर रेगुलेशन लेके आऊंगा और ये अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो है उसको इंश्योर करूंगा। जब 6 साल उन्होंने इस्तेमाल करें, इकतिदार पर कब्जा करके आए, मगर जी मैंडेट में जब आप ताकतवर को कह रही हैं कि ताकतवर का होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से मैंडेट लिया, मगर डॉक्टर साहब देखिए वहां मिलिट्री में भी अगर कोई आता है, कोई शाहजेब कोई अगर वहां मिलिट्री से भी आके कू करता है तो वो भी एक चार्ज फ्रेम करता है, कोई अपना मैंडेट सेट करता है कि मैं क्यों आ रहा हूं। तो उस वक्त जो उन्होंने आने की वजूहात कौम के सामने रखी और तरजीहात तय की, 2008 में जो वो इमरान 6 खान साल उसी के बाद मैंडेट को डिलीवर तोड़ने कर को तो डिफेंड कर रहे थे। तो इमरान खान साहब ने उसकी रिटेलिएशन में ये स्टेटमेंट दी। अच्छा चलें, 2002 में उन्होंने मुशर्रफ के रेफरेंडम के लिए वो कैंपेन कर रहे थे। 2008 में उन्होंने नवाज शरीफ का मुशर्रफ के खिलाफ दिफा कर रहे थे। फिर वो देखिए आगे जाके मुशर्रफ के खिलाफ क्या कह रहे थे जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी कि एनआरओ दिया है तो उनका ट्रायल लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पर आइन तोड़ने का एतराफ़ किया है। देखें, जनरल मुशर्रफ ने बीबीसी को कहा कि मैंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है नवंबर 3 को। तो जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने आइन तोड़ा है तो इनको गवर्नमेंट को प्रोसिक्यूट करना चाहिए उनको। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये एनआरओ की वजह से कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनआरओ जब तफसील सामने आएगी पब्लिक की तो पता चलेगा कि जो अरबों अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं जो माफ़ किए गए हैं, जो कत्ल के केसेस माफ़ किए गए हैं, वो सारा पेंडोरास बॉक्स पब्लिक में खुल जाएगा अगर मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब डॉक्टर साहब ये 2009 में कहा, और अगर आपने हुकूमत में आके अभी तक किसी को एनआरओ दिया है तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं। प्रोसिक्यूशन टीम को बगैर प्रोसिक्यूशन टीम को बताए तहलील कर दिया है, जबकि वो फाइनल आर्गूमेंट में अदालत में जा रही थी। तो एक एनआरओ तो आपने मुशर्रफ को दे दिया इख्तिदार में आके। शाहजेब बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें 2002, 2008 फिर उसके बाद ये अभी 2011 जो आप बात कर रहे हैं, नो कहीं पे भी इमरान खान साहब का जो बयानी है वो नहीं बदला। करप्शन के ख़िलाफ़ इस मुल्क के अंदर जो है वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर जो लूट खसूट है उसको ख़त्म होना चाहिए। ये कंसिस्टेंट कंटिन्यूड उनका जो बयानी है वो चल रहा है। हाँ, अलबत्ता आज आपने मुशर्रफ साहब की जो बात की, मगर नहीं, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि आपको जवाब देने का पूरा मौका दूं, मगर जब आप ये बात कर देती हैं तो फिर मुझे करना बदला है। मैं दिखाता हूं परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे, जो अब स्पीकर हैं और उनके साथ हुकूमत बना ली है। ये भी देख लें मुशर्रफ के जमाने में क्या कहते थे। बड़े बड़े डाकू असेंबलियों में जाते हैं, बड़े बड़े डाकू वजीर आजम बन जाते, बड़े बड़े डाकू पंजाब के वजीर आला की तरह परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, डॉक्टर साहब हमारे के साथ पिछले 20 साल में फिर यही हुआ ना, जहां सियासी फायदा नजर आया। शुरू हुए थे 90s में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के खिलाफ, 2002 में रेफरेंडम की कैंपेन कर रहे थे मुशर्रफ के लिए, परवेज इलाही को उसके बाद डाकू कह रहे थे। 2008 में नवाज शरीफ का दिफा कर रहे थे, फिर परवेज मुशर्रफ के एनआरओ पर ट्रायल की बात कर रहे थे, फिर इक्तिदार में आके सबसे पहले मुशर्रफ को एनआरओ दे दिया है। तो ये उसूल तो कोई नहीं है, जहां अपना सियासी फायदा नजर आता है वहां पर उस तरफ चले जाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। शाहजेब मैं आपकी इस राय से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। आप अपनी ओपिनियन जो है हक़ाइक़ के साथ जब आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन तक एक्सेस होती है, आपको ये रियलिटीज़ पता चलती हैं, तो आपकी ओपिनियन बदल जाती है अफराद के हवाले से, शख्सियात के हवाले से। और इमरान खान साहब की जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि उन्होंने कहीं पे भी अपनी उस बयानिए से डेविएट नहीं किया जो उनकी मंजिल थी पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने में, उसके और उस जद्दोजहद को वो आगे बढ़ाते रहे, चलते रहे, अनथक मेहनत करते रहे। उसके रास्ते में मुख्तलिफ अदवार आते रहे, उसके रास्ते में मुख्तलिफ शख्सियात आती रही, उनके साथ उनका कहीं लाइकिंग और डिसलाइकिंग का कोई ऐसा
अमल आप जिसको डिबेट कर रहे हैं, वो उनकी ओपिनियन जो है, हकायक जब उन तक पहुंचते रहे वो बदलती रही, लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंट रही, उनका अज़्म जिसको वो दोहराते रहे, और आज भी उसी कमिटमेंट के साथ वो खड़े हैं। वो उनकी काज थी, वो नेशनल काज थी, वो उनकी सोशल काज थी, वो उनकी पॉलिटिकल काज के ज़्यादा ऊपर जो हावी थी, वो उनकी इस कौम और मुल्क के साथ की हुई वो कमिटमेंट थी। अब दूसरी बात जो आपने प्रोसिक्यूशन का कहा कि मुशर्रफ को एनआरओ दे दिया गया, देखिए ये मीडिया के अंदर ये बहुत एक डिसइंफॉर्मेशन चल रही है। शाहजेब, आपकी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक कानून है, आपका आइन है, जिसके तहत कोई भी अटॉर्नी जनरल के ऑफिस की मर्जी के बगैर आप प्राइवेट लीगल टीम हायर नहीं कर सकते। उनको हायर करने का एक तरीकाकार है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से ज़ाती अनाद और बुग़्ज़ होते हुए, गवर्नमेंट में होते हुए भी अपने अटॉर्नी जनरल को और लॉ मिनिस्ट्री को ऑन बोर्ड लिए बगैर 25 से 30 लोगों का एक प्राइवेट लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, और सरकारी जो वकील थे या आपकी प्रोसिक्यूटर की टीम थी उस पर अदम एतमाद करके प्राइवेट लोग जो थे, वकला थे, उनको हायर किया गया भारी भरकम फीसों पे, और इस कौम के कई अरबों रुपए जो हैं वो फीसों की मद में अदा किए गए उन वकला को उस केस की प्रोसिक्यूशन के लिए। तो ये जब अटॉर्नी जनरल ऑफिस के सामने ये केस लाया गया और उनको बताया गया कि ये प्राइवेट वकला जो हैं उनको ये फ़ीस अदा की जा रही है, जबकि हमारे पास लीगल वकला की टीम, सरकारी जो एक स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है, तो ये प्राइवेट वकला के ऊपर होने वाला ख़र्चा जो है, इन हालात में जब आप कफ़ायशवारी की मुहिम चला रहे हैं, तो ये हमारे प्रोसिक्यूटर प्राइवेटली हमें नहीं रिक्वायर्ड, तो लिहाजा इनको डिज़ोल्व किया जाए और गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको यूटिलाइज किया जाए और उन वकला की खिदमात हासिल की जाए। ये हुआ और कैसे? वो बिल्कुल कहीं प्रोसिक्यूशन खत्म नहीं हुई है। देखिए डॉक्टर साहब, आप जब कह रही हैं कि प्राइवेट खत्म किया गया, मगर ये हुआ कैसे? हुकूमत ने उसकी ओनरशिप ली है। फिर डॉक्टर साहब ये हुआ कैसे कि अनवर मंसूर खान जो कि अटॉर्नी जनरल हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ के लॉयर रहे, उन्हें लॉ मिनिस्टर ने, जो कि फरोग नसीम हैं, वो भी परवेज मुशर्रफ के लॉयर और करीबी साथी रहे, उन्होंने ये बात आके बताई, और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ के जाती तौर पर दोस्त हैं और वो मीडिया पे कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को इस केस में नहीं उलझना चाहिए, उन्होंने ये नोटिफिकेशन कर दिया। इस तरह हुआ कि अटॉर्नी जनरल को बताया लॉ मिनिस्ट्री ने और इशू कर दिया नोटिफिकेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, सारे के सारे परवेज मुशर्रफ के साथ हैं और ये लोग करेंगे। ऐसा नहीं है। देखें आप, इस मुल्क के अंदर जो वकील होता है, जो आपका डॉक्टर होता है, या आपका जो ओवरऑल सिविल सोसाइटी के अंदर, या आप जर्नलिस्ट हैं, इसका किसी जमात या शख्सियत से जात तो फिर अब अटॉर्नी जनरल होंगे पेश, कोई लिंक या ताल्लुक, तो अब अटॉर्नी जनरल पेश होंगे जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, तो अब अटॉर्नी जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पेश होंगे। ये देखिए, जब अदालत उनको बुलाएगी, अदालत समन करेगी, तो क्यों नहीं पेश होंगे? वो तो इस वक्त वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में वफाक की जिम्मेदारियां हैं, वो आपको आज वज़ीर आज़म ने, ठीक है डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ साहब की हेल्थ के हवाले से जाके कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ का जो बस प्रोसिक्यूशन टीम को बता देते, उनके वकील आके कह रहे थे कि हमने बताया तकरीबन हम फाइनल आर्गुमेंट में गए हुए थे। अब देखते हैं कि आगे आप अगर कमिटमेंट दे रही है कि अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं। आज वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी एक बात की, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हमने बेस्ट मेडिकल दिया है नवाज शरीफ को, मेडिकल केयर, बेहतरीन डॉक्टर्स कराची से डॉक्टर लेके आए हैं। मैंने शौकत खानम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स में गिने जाते हैं, उनको ख़ास तौर पे भेजा कि चेक करें उनकी सेहत पे। ये जो हम एक तबकाती कानून पाकिस्तान में ले आए हैं, ताकतवर के लिए एक VIP सिस्टम बना हुआ है। हम जब कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान, ये प्रिविलेज क्लास, ये जो एलीट का टेक ओवर है पाकिस्तान में, प्रिविलेजेस एक छोटे से तबके के लिए, बाकी लोगों के लिए बुनियादी ज़रूरत नहीं, ये कभी भी निज़ाम नहीं आगे बढ़ सकता। और ये हमारा चैलेंज है पाकिस्तान का।
डॉक्टर साहब एक तरफ कह रहे हैं प्रिविलेज क्लास है और गरीब के लिए अलग कानून है, किसी गरीब के लिए क्या वजीर आजम ने कभी ट्वीट किया है? किसी गरीब के लिए क्या इस तरीके से शौकत खानम का डॉक्टर भेजा है? किसी गरीब के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? किसी गरीब के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि जहाज तैयार खड़ा है चीफ मिनिस्टर का, उसमें नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सकता है? ये क्या कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं? एक तरफ गरीब की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ फिर नवाज शरीफ साहब की जहाँ पे पॉलिटिकल मजबूरी होती है, प्रेशर हुकूमत पे आता है, तो नवाज शरीफ के लिए सारी की सारी फैसिलिटीज हो जाती हैं, जब प्रेशर खत्म होता है तो फिर गरीब की बात शुरू कर देते हैं वजीर आजम। शाहजेब, ये जो जदोजहद है और जो इमरान खान साहब जो हैं इस पाकिस्तान के गले सड़े निज़ाम को बदलने के लिए पुरज़म है, ये उस वक्त तक नहीं बदला जा सकता जब तक आप जैसे लोग, सिविल सोसाइटी और तमाम मीडिया जो है वो हमारे साथ ताकत बन के खड़ा ना हो। ये 72 साल का माइंडसेट, 72 साल का 5% लोगों ने 95 के राइट्स को जो यरगमाल बनाया हुआ है, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है 1 साल से कुछ माह की जो गवर्नमेंट है वो एकदम से सबकी सोच को बदल लेगी, वो अदारों का स्ट्रक्चर बदल लेगी, मसला ये है कि डॉक्टर साहब देखिए, नहीं डॉक्टर साहब हमने आप जब सपोर्ट की बात करती हैं, मीडिया ने सलाउद्दीन का केस उठाया, आगे बढ़ना है, मीडिया ने सलाउद्दीन का केस उठाया, वजीर आजम ने वादा किया, कुछ नहीं किया। मीडिया ने साहिवाल का केस उठाया, उसके बाद हुकूमत उन्हें भूल गई, अब कह रहे हैं कि हम मुद्दई बनेंगे। बड़ी अफसोस की बात है कि उनके खानदान वालों ने कबूल कर लिया। तो वजीर आजम जब इंसानियत की बात करते हैं तो वो सियासत के लिए करते हैं। जब नवाज शरीफ की जान खतरे में पड़ती है, हुकूमत को लगता है सियासी तौर पर हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो फिर नवाज शरीफ के लिए तैयारा भी तैयार हो जाता है, मगर फिर वो इंसानियत की बात करना शुरू कर देते हैं वजीर आजम। तो वो इंसानियत सियासत के लिए बात करते हैं, फिर मदीना की रियासत की भी बात कर देते हैं। देखिए शाहजेब, वजीर आजम पाकिस्तान का ये बड़ापन है और ये उनकी आला ज़रफ़ी है कि सबसे बड़े सियासी अपने हरीफ को उन्होंने जब ये सुना कि उनकी तबीयत नासाज है और उनकी तबीयत के हवाले से जो ख़तरे की घंटी बजी, तो सबसे पहले उन्होंने ना सिर्फ एक गुडविल जेस्चर दिखाया बल्कि बेस्ट पॉसिबल जो हेल्थ केयर थी उनको एक्सटेंड की और ये शो किया कि भाई हमारा सियासी महाज मुख्तलिफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपकी सेहत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब सेहतमंद हूँ तो हम सियासी मैदान में आपका मुकाबला करके हमारा जो सियासी पंजा आजमाई है हम वहाँ करेंगे। हॉस्पिटल में हम आपकी वो तमाम जो बेस्ट हेल्थ केयर है, इलाज मालजे की बेहतरीन सहूलतें हैं, वो फराहम करने के लिए पुरज़म है। अब इसमें दूसरी चीज़ जो आप कह रहे थे कि क्या वो वहाँ पे आपके लिए एक कानून क्यों नहीं है? देखिए, आपका एक तबकाती निज़ाम जिसके ख़िलाफ़ हम जदोजहद कर रहे हैं, अदम मुसावात इस माशरे के अंदर उस और मुख्तलिफ ग्रुप्स और क्लासेस जो हमने क्रिएट की हुई हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं डॉक्टर साहब कैसे खत्म करना चाहते हैं? नहीं डॉक्टर साहब मादे के साथ अगर आला ज़रफ़ी दिखानी है, ट्रीटमेंट कैसे तो करेंगे जब मीडिया के अंदर आप जैसे जर्नलिस्ट एंकर्स बैठ के हुकूमत को बार बार ये बावर करा रहे होंगे कि जनाब उनकी देखें, उनको लाया नहीं जा रहा, वो आए हैं तो उनको फैसिलिटेशन नहीं मिल रही। तो जब आपकी सोच बदलेगी, मीडिया की सोच बदलेगी, सोसाइटी की सोच बदलेगी, तो इमरान खान साहब की वो कोशिशें रंग लाएंगी और अल्टीमेटली हम सब ने मिलके डॉक्टर साहब अगर मीडिया का इतना प्रेशर लेना था, साहिवाल के वाक़े पर मीडिया ने प्रेशर डाला, वजीर आजम ने अपना वादा पूरा नहीं किया। सलाउद्दीन के वाक़े पर मीडिया ने प्रेशर डाला, वजीर आजम ने वादा पूरा नहीं किया। मीडिया 2 दिन से खबरें चला रहा था नवाज शरीफ साहब की तबीयत की, वजीर आजम ने नोटिस नहीं लिया, ना उनकी इंसानियत जागी। जैसे ही वजीर आजम की नवाज शरीफ की तबीयत इतनी खराब हुई कि वजीर आजम को लगा कि मेरी सियासत खतरे में है, तो फिर नोटिस ले लिया। मीडिया को तो डिक्टेट कर रहे हैं आजकल वजीर आजम इमरान खान, डिक्टेशन कहां लेने लगे मीडिया का। पहले ही जो ही उन्हें, हम एक मीटिंग में थे, जो ही ये पता चला कि वो केस का फैसला अनाउंस हुआ है, उन्होंने उसी वक्त डिस्प्लेयर शो किया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कॉल किया, उन्होंने आईजी को कहा कि भाई आपने फिलफौर खुद इसमें मुद्दई बने, इसके प्रोसिक्यूशन में और इन्वेस्टिगेशन में जो गैप्स हैं उनको एड्रेस करें, और अगर उनके लवाकिन, उनकी फैमिली जो है इसमें मुद्दई नहीं बनती तो रियासत बने।
क्योंकि मुझे ये रियासत की डॉक्टर साहब, मुझे जिम्मेदारी बताइए, है डॉक्टर साहब, कि डॉक्टर साहब ये किसी मैं- भी बेगुनाह को डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, पहले भी तो वादा किया था ना इंसाफ अप्रैल में, देना और उन रियासत ने मासूम अप्रैल में भी बच्चों उनसे वादा किया था, उन्होंने उनकी उस फैमिली से नहीं जिम्मेदारी पूरा को किया। लिया। अप्रैल में उनकी फैमिली से वादा किया था, नहीं पूरा किया, फिर मीडिया पर खबर चली, फिर अब दोबारा वादा कर लिया, फिर तो ये है कि इंसानियत है या फिर वजीर आजम को जब अपनी सियासत खतरे में लगती है वहां इंसानियत आगे रख के फैसले कर लेते हैं और फिर तकरीरों में कहते हैं कि गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। और मैं क्योंकि आपसे यूटर्न्स की बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, मैंने आपको 2002 से वजीर आजम की इमरान खान उस वक्त भी सियासत में नहीं आए हुए थे जब इंसानियत उनके लिए मुकद्दम थी। तो डॉक्टर साहब जब से शौकत सियासत खान ने में आए हैं, हॉस्पिटल बनाया था तो डॉक्टर साहब उस जब से वक्त वो सियासतदान नहीं थे, डॉक्टर साहब जब से ना सियासत मुल्क के में आए वजीर हैं, आजम थे। जब से उनका सियासत में आए हैं, इंसानियत से मोहब्बत का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता डॉक्टर है? साहब जब से सियासत कि में आए हैं, मैंने पाकिस्तान के आपको अंदर 2008 ऐसा मूजी मर्ज जिसका डॉक्टर साहब, जब इलाज से- कराने के लिए कैपेसिटी नहीं थी किसी की, डॉक्टर उन्होंने साहब, ये जब से इनिशिएटिव लिया। सियासत में आए हैं, तो मैंने इंसानियत आपको- से मोहब्बत को आप चैलेंज नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब जब सियासत में आए, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि फिर गरीब आदमी और अमीर आदमी के फर्क की बात करते हैं, फिर गरीब आदमी को भी वही फैसिलिटीज दे दें। जैसे सियासत खतरे में आती है तो नवाज शरीफ के लिए और मरियम नवाज भी पहुंच जाती हैं, वो बात भी करते हैं गवर्नर पंजाब से, वो सारा काम करते हैं, किसी गरीब आदमी के लिए तो ये नहीं करते, मगर फिर 2 दिन बाद बता रहे होते हैं कि अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। 2002, 2008, 2009, 2018 मैंने आपको बताया, ऐसा लगता है यू टर्न नहीं है, ये तो पूरा सर्किल है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को भी घुमाते हैं। अब एक और आपने नोटिफिकेशन पेमरा का इशू किया था, उसको भी अब कह रहे हैं कि नहीं वो तो एक एडवाइजरी थी, वो कंपलसरी नहीं है कि मुख्तलिफ एंकर जो हैं वो दूसरों के प्रोग्राम में नहीं जा सकते। असद उमर साहब खिलाफ बोले, शरी मजारी साहबा खिलाफ बोली, अली मोहम्मद खान खिलाफ बोले, फवाद चौधरी साहब खिलाफ बोले, तो पेमरा ने 24 घंटे के अंदर अंदर फिर यू टर्न ले लिया इस बात पे। पहली बात तो ये है शाहजेब की जो पहले आपने बात की है कि उन्होंने सियासत ख़तरे में पड़ी। इमरान खान की सियासत का महवर पाकिस्तान है और पाकिस्तान का कौमी मफाद है और पाकिस्तान के अवाम है। जब तक पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनकी सियासत जो है ना कोई तज्जियाकार, ना कोई रिपोर्टर, ना कोई किसी किस्म का सियासी अदाकार ख़तरे में डाल सकता है। एक तो ये बात ज़हन में रखें। दूसरी बात आपने ये कही कि जो पेमरा ने एडवाइजरी इशू की, देखिए पेमरा ने जो एडवाइजरी इशू की थी उसकी क्लैरिफिकेशन भी आई और उसको जिस तरह मिसलीड किया गया, जिस तरह उसको ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पेमरा ने एंकर्स पे कोई पाबंदी लगा दी है। देखिए आपकी कल भी हेयरिंग है, अदालत के अंदर जो ज़ेर समात मुकदमात हैं उसमें आप मुबालगा राई या क्यास राई नहीं कर सकते। ये आपकी हाई कोर्ट कह रही है, हुकूमत या पेमरा नहीं कह रही। बिल्कुल दुरुस्त इसके कह रही बाद हैं। दूसरी बात आप नहीं होनी चाहिए कयास राई, आप दुरुस्त कह रही हैं। आप मेरी बात सुन लें, मैं इंडोर्स कर रहा हूं आपकी बात को कि ऐसा ही होना चाहिए और कयास राई नहीं होनी चाहिए। एनालिस्ट तो हो सकता है, क्या रिपोर्टर भी हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, वही एंकर जो है उसको आप एनालिस्ट बनाना चाहते हैं, क्यों नहीं हो उसी सकता? को आप रिपोर्टर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब और ये आप कहाँ कैसे लिखा बताएंगे? हुआ है कोई भी एंकर, कि कोई भी आप एनालिस्ट हो किसी सकता issue है, को कोई डिबेट कोई करें, रिपोर्टर भी तो एनालिस्ट हो दूसरे सकता फ्रीक से राय ना है, लें। उसको आइन ने हक दिया खुद ही है। आप जज हैं, खुद ही आप मदई हैं। डॉक्टर साहब तो ये क्यों नहीं हो कौन सी सकता? आपकी, मेरे शो में कोई बताए ना एंकर क्यों नहीं आ सकता एनालिस्ट? ये आइन ने बुनियादी हक दिया। और आपने कहा ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर नहीं करनी चाहिए कयास राई। ये जो वजीर आजम कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये तो सब्सिडीज केसेस हैं, तो वजीर आजम के पास कौन सा इख्तियार है जब वो कहते हैं एनआरओ? ये कयास राई नहीं है कि मैं नहीं दूंगा एनआरओ, उनके पास क्या इख्तियार है एनआरओ देने का? देखिए जर्नलिस्ट एथिक्स जो है शाहजेब, जर्नलिस्ट एथिक्स में ये आता है कि पूरी दुनिया के जितने भी आपके मीडिया हाउस हैं, दुनिया की डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में आप CNN देख लें, BBC देख लें, जितने दुनिया के चैनल्स हैं उनको निकाल के देखें, क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसके अंदर जो है आप राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अनार्की दोनों में फ़र्क को वाज़ा करें? और क्या वहाँ पे इस किस्म की मैराथन ट्रांसमिशन में रिपोर्टर भी आप खुद हैं, एनालिस्ट भी आप खुद हैं, अभी जाके opinion सीने maker लगा भी के आप देख खुद लीजिएगा, हैं, आपको journalist फरीद भी आप जकरिया खुद दिख हैं। जाएंगे, आपको ये क्रिस्टियाना चीज़ें मानपुर दिख आपको- जाएंगी, आपको रिपोर्टर अभी बगदादी के ऊपर 2 दिन CNN ने ट्रांसमिशन की है, उसमें रिपोर्टर तज्जियाकार के तौर पर भी बता रहे थे, रिपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। ये तो सारी दुनिया में होता है, ये कहाँ आप कह रही है कि नहीं होता? यही होता है। ये राइट टू एक्सप्रेस, अगर कोई गलत बात कर रहा है तो आप उसको पिनलाइज कर दें, आप उसको सजा दें। पेमरा के कवानीन के तहत अगर कोई झूठ बोल रहा है, गलत बात कर रहा है, ये क्या ब्लैंकेट बैन कैसे लगा सकते हैं? फैसला सुनाने की और उस पे अपनी फैसला साजी से, क्यास राई से,
मुबालगा राय से, उसमें फर्क वाजिया कर देना, हमें कोई इतराज नहीं है। नहीं डॉक्टर साहबा, लेकिन ये अदालत नहीं को डॉक्टर अगर साहबा, इतराज एक है, एंकर डॉक्टर और साहबा वो अदालत तो के जो ताबे गलत आप बात भी करे, हैं, डॉक्टर हुकूमत साहबा भी है और पैमरा भी है। डॉक्टर साहबा जो गलत बात करे उसके ऊपर तो आप कर दे पेनल्टी, मगर ये इख्तियार आपको किसने दिया है कि आप कहें कि एक रिपोर्टर तज्जियाकार कैसे हो सकता है? एक डॉक्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो सकती है, आपका इख्तियार है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लॉ मिनिस्टर कोई बन सकता है, मुख्तलिफ लोग कुछ भी बन सकते हैं। ये कैसे आपने इख्तियार दिया? दुनिया भर में होता है, रिपोर्टर तज्जियाकार भी होते हैं, एंकर्स भी तज्जियाकार होते हैं, आइन में, कानून में, हर एक के पास ये, आप ये कैसे किसी के ऊपर, और आपने अब तो वापस भी ले लिया उस इख्तियार को जिसको आप डिफेंड कर रही है 24 घंटे में, फिर एक यूटर्न लेके उसको डिफेंड कर रही है। कर रहे हो, मिसरीडिंग हो रही है। मेरे पास जो पैमरा की क्लैरिफिकेशन आई है उस आपकी पीबीए के साथ बैठ के कंसल्टेशन से आई है। आपके कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपकी पीबीए ने बनाया है। नहीं, आपने तो पैमरा के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि एक्सक्लूसिव रेगुलर शोज शुड नॉट अपीयर इन टॉक शोज, एंकर्स होस्टिंग एक्सक्लूसिव रेगुलर शोज शुड नॉट अपीयर इन टॉक शोज। आप कैसे कह सकते नहीं होना चाहिए? अभी तो आपने वापस भी ले लिया ना। असद उमर को ये बात समझ में आई ना, शीरी मजारी को समझ में आई ना, फवाद चौधरी को समझ में आई ना, अली मोहम्मद खान को समझ में आई, आपने वापस ले लिया, फिर भी आप डिफेंड कर रही हैं। एज एनालिस्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने लिया है, मैं समझती हूँ कि वो इस पे राय में नहीं है। वो ये कहीं नहीं है कि आप वहां अपनी राय नहीं दे सकते, आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये किसने कहा है आपको कि एक तो आपके कोड पे ऑफ कोई कंडक्ट में ये खतरा बात कहीं नहीं लिखी, या कोई फिर लगा सकता है? आपने वो कि नोटिस आपको वापस भी ले आपका लिया आइन है, हक देता मगर है। आप उसको डिफेंड और भी हम कर रही उस हैं हर तरीके हक के से। ज़ामन हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक इवान साहब हमारे साथ मौजूद थी। मीडिया की तरफ से, एंकर्स की तरफ से इसका बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्शन भी आया, वो भी आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। पैमरा ने पहले ऐलान किया कि कोई भी एंकर अपने शो के अलावा किसी टीवी शो में शरीक नहीं होगा, हत्ता के अपने चैनल के भी किसी प्रोग्राम में नहीं आएगा। इस ऐलान पर सख्त तनकीद हुई, क्योंकि एक लम्हे के लिए सोचिए, हमारे प्रोग्राम में हामिद मीर साहब आते हैं, शहजाद इकबाल आते हैं, इरशाद भट्टी आते हैं, उनका आना मना होगा। अगर हम उन्हें प्रोग्राम में बुलाएंगे तो पैमरा के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो जाती है। खुद हुकूमती वज़रा ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया, जिसके बाद पैमरा एक कदम पीछे हटा और अब से कुछ देर पहले जारी होने वाला पैमरा के नोटिस के मुताबिक पैमरा की एडवाइजरी की गलत तशरीह की गई है। कुछ लोगों की तरफ से बगैर किसी वजह के इसको आज़ादी इजहार पर कदगन करार दिया गया। सहाफ़ियों की टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। पैमरा के मुताबिक मैराथन नशरियात में एंकर हजरात की शिरकत पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। पैमरा आज़ादी इजहार राय की मुकम्मल हिमायत करता है। पाबंदियों का सिलसिला गुज़िश्ता 1.5 साल से जारी है। पहले मरियम नवाज की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई गई, उनके मीडिया टॉक, उनके इंटरव्यूज़ नशर करने पर पाबंदी लगाई गई। उन्होंने जज अरशद मलिक के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद पाबंदी लग गई। फिर पैमरा ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के इंटरव्यूज़ पर पाबंदी लगा दी। इसहाक़ डार मुख्तलिफ टीवी शोज़ में हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे थे। ये कहा गया कि इसहाक़ डार मफरूर हैं, वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, इसलिए उनका टीवी इंटरव्यू और उनकी कवरेज नहीं हो सकती। हालांकि इसहाक़ डार से साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुसलसल टीवी इंटरव्यूज़ देते रहे। उनसे पहले इसके अलावा साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू रोक दिया गया। फिर कुछ सियासी जमातों की कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई, जिन सियासी जमातों का हम नाम भी नहीं आपको बता सकते। फिर जब मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और हुकूमत पर तनकीद की तो उन पर पाबंदी लगा दी गई। उनके इंटरव्यूज़ नशर करने पर पाबंदी लगी। और फिर जब एंकर्स की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई तो वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, मगर पाबंदी है। वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद टॉक शो में मौलाना फजल रहमान का एक इंटरव्यू किया गया तो वो बाद में एडिट हो गया। फिर JUIF के रहनुमा सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला को ने हुकूमत पर तनकीद की तो उन्हें पहले नादरा ने गैर मुल्की शहरी करार दे दिया। फिर पैमरा ने उनके मीडिया पर आने पर पाबंदी लगा दी। यह मुसलसल हो रहा था और फिर एक एंकर का दूसरे एंकर के प्रोग्राम में जाने पर पाबंदी लगी और अब मीडिया की तरफ से एडवाइजरी इशू की गई। मारूफ एंकर इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मैं समझता हूं कि ये जो पैमरा का डायरेक्टिव है ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये डायरेक्टिव नहीं है, ये तो एडवाइजरी है। तो ये एडवाइजरी भी है अगर, तो इससे एक अंदाज़े फ़िक्र का पता चलता है, एक पता चलता है कि ये पैमरा के अंदर कुछ लोग जो बैठे हुए हैं वो सोचते किस तरह हैं। उनको ये नहीं पता कि हर जो जर्नलिस्ट है उसकी जो एक पूरी तारीख होती है, एक पूरी उसकी बैकग्राउंड होती है, उसका एक कैरियर होता है। अब मैं 1987 में अमली सहाफ़त में आया और टीवी जर्नलिज्म तो मैंने 2002 में शुरू किया है। तो अगर मैं 30 साल से सहाफ़त में हूँ तो क्या आप मुझे किस तरह रोक सकते हैं कि मैं किसी दूसरे के प्रोग्राम में जाके अपनी राय का इजहार ना करूँ? अगर मैं कॉलम लिख सकता हूँ, अगर मैं एडिटोरियल लिख सकता हूँ,
और अगर मैं किसी सेमिनार में जाके खिताब कर सकता हूँ, अगर मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके मैं लेक्चर दे सकता हूँ, तो मैं किसी दूसरे के प्रोग्राम में जाके एज एन एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन क्यों नहीं दे सकता। तो ये बिल्कुल एक नाकाबिले कबूल और एक आमराना अंदाज़े फ़िक्र पर मबनी ये डायरेक्टिव है, जिसको अब एडवाइजरी कहा जा रहा है, और हम इसको मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करेंगे। मीडिया जमहूरी मुआशरे में आइन और कानून और जमहूर की बालादस्ती को यकीनी बनाता है। इमरान खान साहब ये बात पिछली एक दहाई से करते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं, बल्कि सबसे बड़े बेनिफिशरी रहे हैं मीडिया के। हमारा अलमिया ये है कि हम बतौर जमहूर आमरीत से ताहयात छुटकारा तो चाहते हैं, लेकिन हमारे जहन की मलूकियत, हमारे हुकूमती कवायद का हिस्सा जिस तरह बन जाती है देखते देखते, इसकी तारीख बहुत पुरानी है और एग्जैक्टली यही हो रहा है। इमरान खान साहब की हुकूमत भी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज शो कर रही है। कभी कान इधर से पकड़ते हैं, कभी घुमा के पकड़ते हैं, मगर बात वही होती है कि किसी ना किसी तरह आज़ादी इजहार को किसी ना किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। पैमरा के रीसेंट अहकामात आर्टिकल 19 से मुतज़ाद हैं, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस और एक्सप्रेशन का हक हर पाकिस्तानी शहरी को देता है, और ये वाले डायरेक्टिव्स उस माइंडसेट को जाहिर करते हैं जो प्रेस फ्रीडम्स को रिवर्स करना चाहता है, कदगने मीडिया पे लगाना चाहता है। अगर इस हवाले से कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनता है, कोई इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो उसमें यकीनन सहाफ़ी और एडिटर्स, डायरेक्टर न्यूज़, उनकी तरफ से भी इसको कंडेम किया गया है। वो ये सबूत भी सामने रख सकते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो मीडिया की आज़ादी सल्ब करने की कोशिश करें। किस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी जो है वो ये डिक्टेट कर सकती है कि आप दूसरे एंकर्स के प्रोग्राम पे ना जाएं, ये काफ़ी मज़ाहिका खेज़ है और इसको फौरी तौर पर वापस होना चाहिए। हम इसके ऊपर मजम्मत भी करते हैं, और आज़ादी सहाफ़त के लिए जो कि बोलने की आज़ादी, पहले ही बहुत आज़ादियाँ कम हैं हमारे पास, सहाफ़ती आज़ादियाँ कम हैं, तो उसमें अगर ये पाबंदी होती है हम टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है इसमें वो ये कि ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि खुद कहते हैं कि आप ओपिनियन मेकर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स इस मुल्क में डिफरेंस लेकर आएंगे, आप मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं। ये तमाम के तमाम अल्फाज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हैं। सो मुश्किल वक्त कौन सा है, आपकी कौन सी साइड पे आप खड़े हुए हैं, उससे क्या डिटर्मिन होना है। अब ये इस्तेहकाक तो आप दे दें एंकर्स को या ओपिनियन मेकर्स को। इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि आप एक कंट्रोल करने की कोशिश में काफी मजे का खेज जो अमल है वो भी करने लगे हैं। मसला यहाँ पे सिर्फ सेंसरशिप का नहीं है, मसला यहाँ पर है माइंडसेट का। इस गवर्नमेंट का माइंडसेट बन गया है कि माइक्रो मैनेज करेंगे। आपने देखा अगर इशू आता है ज्यादतियों का या सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो डायरेक्टिव्स ये दे दिए जाते हैं कि एक लड़की स्कूल क्या कपड़े पहन के जाएगी। तो हुकूमत को इस माइंडसेट से निकलने की जरूरत है और बड़े इशूज पे उनको फोकस करने की जरूरत है। तो जैसे आज कुछ गुजरा ने इस पर अपना स्टेटमेंट दिया है, मजबूत स्टेटमेंट दिया है, उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम साहब भी इसका नोटिस लेंगे और इस डायरेक्टिव को वापस करवाएंगे, क्योंकि ये सेंसरशिप और माइक्रो मैनेजमेंट करना उनके हक में नहीं जाता। लगता यह है कि जैसे हुकूमत के कोई दुश्मन बैठे हैं कि ऐसे वक्त में इस तरह की चीज़ वो लेके आए जो इतनी कंट्रोवर्शियल होगी। और कंट्रोवर्शियल इसलिए नहीं क्योंकि किसी ज़ाती तौर पे किसी को पसंद या नहीं पसंद है, ये मंतक के भी बालातर है, ये कानून से भी मावरा कानून भी है, और बिल्कुल इट स्मेल्स ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ सेंसरशिप जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल नहीं है और ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। मगर नए पाकिस्तान में सिर्फ सियासत और सहाफत पर नहीं बल्कि फ़न और सकाफत पर भी सेंसरशिप हो रही है। कैसे हो रही है आपके सामने रखेंगे ब्रेक में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नए पाकिस्तान में बस सियासत और सहाफत ही नहीं बल्कि फ़न और सकाफत भी पाबंदियों का शिकार है। फ़न और सकाफत को उजागर करने के लिए कराची बियानाले के तहत इतवार को कराची फेयर हॉल में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जहां किलिंग फील्ड्स ऑफ कराची के मौजू पर फेयर हॉल और उससे मुंसलिक पार्क में नुमाइश के लिए फनपारे रखे गए थे। अदीला सुलेमान ने शहर में मुबैना तौर पर मावरा अदालत कत्ल और जाली पुलिस मुकाबलों में हलाक होने वाले 444 अफराद के कत्ल पर रोशनी डालने के लिए आर्ट का सहारा लिया था। उन्होंने हलाक अफराद की अलामती कब्रें बनाई और बाज़ कब्रों पर सूखे फूल और बाज़ पर तस्वीर नुमाया की गई थी। मगर नुमाइश के दौरान आर्ट के जरिए जज्बात की तर्जुमानी अचानक तनाज़े में बदल गई, जब अचानक वहां सादा लिबास में कुछ लोग पहुंचे और ज़बरदस्ती वो फिल्म बंद करा दी गई। कमरे से लोगों को बाहर निकाला, इंतजामिया से कहकर ताला लगा दिया गया, जिसके बाद समाजी कारकुन जिब्रान नासिर वहां पहुंचे, मीडिया के नुमाइंदों को बुलाकर उन्हें तफसीलात बताने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अचानक डीजी पास आफाक मिर्जा वहां पहुंच गए, माइक जबरदस्ती हटाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने को कहा और जिब्रान नासिर को हाथ लगा के हटाने की कोशिश की। जिब्रान नासिर एक बहादुर आदमी है, डटे रहे। क्या हुआ जरा देखिए। कौन
मजबूर ना करें। हेलो भाई। कौन सर? आप अपना माइक हटा दीजिए सर, आप अपना माइक हटा दीजिए। यार बेकार बातें नहीं करो। आप मुझे नहीं पता है, आपको कहीं हटाएं सर, मजबूर ना करें सर, अलाउड नहीं है यहाँ पे। आपको जहाँ पे दिया था एग्जीबिशन के लिए आर्ट, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं। मेरे माइक नीचे रखे, फेंकी नहीं। आपने फेंका है, मेरे गिरेबान निकाल के मैंने कोई गिरेबान से निकाल। आपका तारुफ है? मेरा तारुफ नहीं, आप इधर आप नहीं कर सकते। क्यों? ये पब्लिक प्लेस है। नहीं, पब्लिक प्लेस है बट इट्स नॉट फॉर पॉलिटिकल। ये आपको किसने कहा? हु आर यू गोइंग टू डिसाइड दैट? प्लीज सर, जगह खाली कर दीजिए, प्लीज जगह खाली कर दीजिए। नहीं करूँगा मैं, बिल्कुल नहीं करूँगा। आप मजबूर ना करें। आप तमाशा बनवाइए अपना। नहीं, मैं तमाशा बना देता हूँ। कैमरे को फेस करके तमाशा बनवाइए सर। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए पार्क नहीं है, दिस इज फॉर पब्लिक। मेयर साहब इस वक्त फोन लाइन पे इनके साथ है। वसीम अख्तर साहब का नंबर देखा मैंने, नाम लिखा हुआ है। मेयर साहब बता देंगे इनका तारुफ कौन है, कौन है ये मेरे ख्याल। सर नहीं, मुझसे ये टोन नहीं चलेगी। मेरा तारुफ जाके ले लीजिए, मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ। मैं नहीं हटा सकता, नहीं हटूंगा सर। माजरत आप ये नहीं कर सकते, आपको अथॉरिटी नहीं है काम करने। आपको ये मीडिया देख ले कि ना सिर्फ वो इदारे जिनको खुफिया कहा जाता है, जमहूरी इदारे भी जो हमारा वोट लेके आए हैं, किस तरीके से इस वक्त ये मेरा मजाक नहीं उड़ रहा, ये मीडिया का मजाक उड़ रहा है कि आपको रोका जा रहा है कवरेज करने से, हमें नहीं रोका जा रहा। हमने अपनी बात करनी थी, हम अदालत में भी करते हैं, सड़कों पर चौराहों में भी करते हैं। आप यहाँ से बाहर ये एक पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस पे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस पे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अवामी मसाइल, अवामी मसले, अवामी। हाथ मत लगाइएगा, हाथ मत लगाइएगा, हाथ मत लगाइएगा। मुझे नहीं डराओगे तुम। अवामी मसले, अवामी मसाइल अवामी जगहों पे हल होंगे, अवाम के सामने हल होंगे। ये मीडिया देख ले कि इस वक्त यहाँ पे क्या तमाशा बनाया गया। मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, मैंने किसी से बदतमीजी नहीं की। क्या माइक खींचे गए, आपके माइक उतारे गए, मेरा हाथ पकड़ा गया। ये लोग चंद सालों की पोस्टिंग के लिए आते हैं, खुद इनका आगे पीछे कुछ नहीं होता। और वो अवाम जो टैक्स देके इनकी तनख्वाही दे रही है, उनको बताएंगे मुल्क कैसे चलेगा। 444 खबरें थी और 444 का नंबर किसी ने ईजाद नहीं किया। खुद सिंध पुलिस का नंबर है कि 2011 से 2018 तक रावनवाड़ ने 745 पुलिस मुकाबले किए, जिनमें 444 अफराद मारे गए। मेयर कराची वसीम अख्तर खुद बताएं कि वो ये क्या करा रहे थे, क्योंकि MPM का तो केस रहा है रावनवाड़ के खिलाफ। सिंध हुकूमत बताए कि ये क्या हो रहा था, साथ में वफाकी हुकूमत और इदारे भी बताएं कि जो हुआ वो क्या दुरुस्त था, ये पाकिस्तान को आगे ले जा रहे हैं या मुसलसल पीछे धकेल रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतने, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।